Good afternoon, everyone. Myself, Manish Singh Kushwaha, Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, I will discuss about the engineering drawing, which I taught in first semester, diploma first semester. This is common for all branches like civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering. So, today, first of all, we need to understand why we study this subject, uh, engineering drawing. So, as I told you, this is the subject which is common for all the branches like civil engineering, electrical engineering, and mechanical engineering. So, first of all, we need to understand this thing. Uh, now, uh, first of all, we need to understand about the engineering drawing. So basically, this is the drawing which is telling about the any shape, actual shape, accurate size, and manufacturing method which is required for construction और मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हो गया। तो ये वहाँ पे जो भी ड्राइंग होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो उस पे हम उसी ड्राइंग के बेसिस पे ही हम वर्क करते हैं। ठीक है। तो इसका जो पर्पस होता है, बेसिक पर्पस होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने का, वो यही होता है कि हम किसी भी इंडस्ट्रीज में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी वर्क हो रहे होते हैं, वो स्टैंडर्ड नॉर्म्स के बेसिस पे हो रहे हैं, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, अश्योर करने के लिए ये हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होता है, जिसमें हम किसी भी शेप के अबाउट में, स्टैंडर्ड साइज के अबाउट में, ठीक है, उसका पर्टिकुलर मेथड क्या है उसके अबाउट में हम लोग जानकारी कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि अ, बिना ड्राइंग के, बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के, इंजीनियरिंग एक होता है नॉर्मल ड्राइंग और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी स्टैंडर्ड पैरामीटर के बेसिस पे कोई ऑब्जेक्ट को, किसी साइज, किसी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ये सब कुछ आता है। फिर हम देखते हैं व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स। आप इस कोर्स में क्या पढ़ोगे? तो जैसा मैंने बताया कि आपको कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी वर्क होते हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं, किसी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पीस बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले हमें लेआउट प्लान बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये उस बात को लिंक करता है कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितना बेनिफिशियल है कि आप सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने से पहले उसके ड्राइंग को समझिए कि ड्राइंग है क्या एग्जैक्टली exactly, क्या स्टैंडर्ड है, क्या साइज है, क्या पैरामीटर्स है, उन सबको समझना जरूरी होता है। नाउ ग्राफिकल थियरी, जिसमें हम उस ज्योमेट्री, उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को समझते हैं, उस प्लान के प्रोजेक्शन को समझते हैं। ठीक है। तो वो ग्राफिक्स थ्योरी के अंदर आता है। फिर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो वो भी एक हमारा एक ड्राइंग के ही बेसिस पे हम उस चीज़ को लर्न करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग ही होती है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। नाउ एज जैसा कि अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एस्थेटिक ड्राइंग। मतलब ये एक जो आप नॉर्मल ड्राइंग करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है, विच आर यूज टू एक्सप्रेस एस्थेटिक, फिलोसफिकल एंड abstract आइडिया। मतलब ये आपका जो स्केच होता है, ह्यूमन स्केच हुआ या फिर कोई सीनरी हुआ, उस तरह की ड्राइंग से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अबाउट में ये ड्राइंग होती है,
जिसपे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी वर्क प्रोग्रेस को फॉलो करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड डाटा के ऊपर काम करने के लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। फिर होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को परफॉर्म या बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है मैनुअली ड्राइंग, दूसरा होता है कैड। मैनुअल का मतलब ये हुआ कि हम अपने हाथों से बोर्ड के ऊपर हम ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, स्केल या फिर ड्राफ्टर के बेसिस पे हम उसको ड्रॉ करते हैं। दूसरा होता है कैड। कैड ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, इसमें हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में कंप्लीटली वो सॉफ्टवेयर ही इनबिल्ट और डिजाइन होता है कि उसमें ड्राइंग का कोई भी शेप और साइज हम एक स्केल रेशियो के बेसिस पे डिजाइन कर देते हैं, जो हम बड़े से बड़े डिजाइन को एक सिंगल स्क्रीन के अंदर ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो इजीली होता है। यू कैन सी कंप्यूटर हैज अ मेजर इम्पॉर्ट ऑन द मेथड यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, एंड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन कंप्यूटर आर चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जैसा कि मैंने बताया कि वो कंप्यूटर के अंदर एक छोटी स्क्रीन के अंदर बड़ी से बड़ी ड्राइंग को आप बना सकते हो, कम टाइम के अंदर बना सकते हो। और दूसरा एक होता है कि आप मैनुअली उसी ड्राइंग को बनाते हो, सेम ड्राइंग को मैनुअली बनाते हो, तो आपको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा और वो टाइम टेकिंग भी होगा। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले अगर सीखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझना है, तो सबसे पहले आपको मैनुअली ही ड्रॉ करने की शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बेसिस पे आप मैनुअली करेंगे तो उसके बेसिक पैरामीटर को जब आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप एक एक्सपर्ट लेवल पे लाइक कंप्यूटर पे भी उस चीज़ को बहुत इजीली कर पाएंगे। इजीली इनफैक्ट आप बहुत तेजी से उस चीज़ को लर्न करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे, जो भी ड्राइंग होगा उसको ड्रॉ भी कर पाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस आता है, बट मैनुअली चूंकि बहुत बेसिक पैरामीटर समझना है तो मैनुअली ही आप समझेंगे। नाउ व्हाई वी गो फॉर मैनुअल ड्राइंग, एज आई टोल्ड यू, कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस द ड्राफ्टिंग बोर्ड एंड इक्विपमेंट एज अ लर्निंग टूल। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक पैरामीटर अगर समझना है तो आप मैनुअली ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा कैड के ऊपर ही डायरेक्टली आप डिज़ाइन करें कोई भी ड्राइंग को या फिर ड्राफ्ट करें तो आपसे एग्जैक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको मैनुअल चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, क्या क्या होते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अब वही हम आगे देखेंगे। जैसे कि ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैनुअल हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो वहाँ पे कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की एक ज़रूरत पड़ती है, जैसा मैंने बताया कि बोर्ड के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। सेकंड चीज़ है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे ही हम ड्रॉ करेंगे ड्राइंग को ऑब्वियसली। फिर उसके बाद हम जो भी स्केल जो हमें चाहिए होगा स्केलिंग करने के लिए, तो उस स्केलिंग के लिए हमारे पास मिनी ड्राफ्टर आता है, ड्राफ्टर मशीन होता है और टी स्क्वायर होता है। ये मैं आगे इसका फिगर भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है देखने में और टी स्क्वायर भी कैसा होता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स विच इज कंटेनिंग कंपास और डिवाइडर। एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी होता है जिसमें कंपास होता है, डिवाइडर होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप एंगल वगैरह हुआ या फिर कर्व हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री कर्व हुआ, पैराबोलिक कर्व हुआ, जो भी है बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऑलरेडी होता है, जो आप 10th 12th लेवल पे आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखते हो। ठीक है, तो उससे भी आप उसको भी यूज करते हो ड्राइंग बनाने के टाइम पे। स्केल्स होते हैं, जो मैट्रिक स्केल होता है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर होता है आपको डिवाइड करने के लिए। फ्रेंच कर्व होता है, आपको पता ही होगा। ड्राइंग पेंसिल होती है, बहुत सारी पेंसिल पेंसिल होती है, HB पेंसिल, H पेंसिल। ठीक है, ड्राइंग पेंसिल अलग होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इरेजर होता है जो ड्राइंग आपको मिटाना हो तो उसके लिए। ठीक है, ड्राइंग क्लिप होता है, जब आप वाइट बोर्ड पे, सॉरी, जो बोर्ड होगा
उस पे ड्राइंग शीट को रखेंगे और ड्राइंग क्लिप से उसको अटैच करेंगे, पिन अप करेंगे, जिससे कि बनाते वक्त आपकी ड्राइंग में कोई सेकिंग ना हो, कोई मिस्टेक ना होने पाए, इसलिए उसको वहाँ पे स्टिक करते हैं। ठीक है, शार्पनर होता है, फिर उसके बाद डस्टर होता है। तो ये है। अब नाउ यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्राइंग बोर्ड। as you all can see, this is the working area of that which we have to paste the drawing sheet and pin up the all pin at all four corners of the edges. वर्किंग एज मतलब वो हुआ कि जितने एरिया पे अगर आप काम करेंगे तो वो हमारा वर्किंग एज एरिया होता है, उसी पे हमें पिन अप करना होता है एज पॉइंट पे। फिर ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टेबल विथ वर्किंग एज ऑलवेज टू बी एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड जो होता है टेबल की हेल्प से उस पे रखते हैं शीट को। ठीक है, और उस पे लेफ्ट एरिया पे आपको पिन करना होता है। फिर इसके बाद आता है ड्राइंग शीट जो होती है उसकी साइज के बारे में देखते हैं कि साइज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, तो ये हमारा बोर्ड का साइज है B0, B1, B2, B3। B0 मीन्स 1000 इंटू 1500, B1 700 इंटू 1000, B2 500 इंटू 700। दिस इज द यूनिट ऑफ mm, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये साइज मिलीमीटर में है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बोर्ड की साइज क्या होती है। B3 हुआ 350 इंटू 500। ठीक है, तो ये दो जो लास्ट की जो साइज है, इन्हीं दो साइज को हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि इन्हीं को प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबली ड्राइंग को बना सकते हैं और बना भी लेते हैं इजीली। ये आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था पुराने स्लाइड में कि मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, तो मिनी ड्राफ्टर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई भी लाइन हुआ, ठीक है, 90 डिग्रीज एंगल हुआ, ठीक है, कहीं पे भी कर्व है तो उसको भी बना सकते हैं। देखिए इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हमें याद भी रखना है और देखना भी है। जैसे क्लैंपिंग क्लैंपिंग स्क्रू है। ठीक है, ये क्लैंप है। इसी क्लैंप के बेसिस पे हम जो बोर्ड होता है उसमें होल्ड करते हैं। इसी क्लैंप से हम क्या करते हैं, उस बोर्ड में होल्ड करते हैं इस पूरे मिनी ड्राफ्टर को। और फिर उसके बाद फिर हम कोई भी स्केलिंग और स्केचिंग जो भी है, हमें लाइनिंग वगैरह ड्रॉ करना है तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि क्लैंप में एक बार फिट आ गया तो फिर वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, फिर उसके बाद जिधर भी हमें मूव करा के लाइन खींचनी है, जिस हिसाब से उसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उस लाइन को। ठीक है, तो इसमें दो बार्स होते हैं, ये इसके बीच से यहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं ये स्केल होता है। ठीक है, और प्रोटेक्टर हेड इसको बोलते हैं। ठीक है, पिवट प्लेट इसको बोलते हैं जहाँ से ये मूव करता है। तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर हुआ। ये आप देख सकते हैं मिनी ड्राफ्टर ही है, जैसा मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड अपर कार्नर। ठीक है, कभी भी जो मिनी ड्राफ्टर है उसको बोर्ड पे जब फिक्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे ही फिक्स करेंगे। कभी ऐसा भूल के भी नहीं होना चाहिए कि राइट हैंड अपर हो जाए। ठीक है, राइट में इसको कभी नहीं फिक्स करते हैं क्योंकि आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इजिली मूव करता है कहाँ पे, जब लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में जब इसे फिक्स करेंगे उसके क्लैंप को। तो फिर इसके बाद रोटेट करके देखिए, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में इसने अपर कॉर्नर में फिट किया है, और फिर यहाँ से ये रोटेट करते हुए ड्राइंग को किसी भी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हमारा मिनी ड्राफ्टर है फिक्स ऑन ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, यही आपका ड्राइंग बोर्ड है, इसी के ऊपर हम खड़े होके या फिर बैठ के भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है क्लैंपिंग मिनी ड्राफ्टर। वही मैं जो ऑलरेडी बता दिया कि लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में आपको फिट करना होता है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ये तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बोर्ड है, वुडन है, लकड़ी का है ये बोर्ड। ठीक है,
इसकी साइज के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। इसके ऊपर ये शीट है, ठीक है, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के ऊपर आप देखोगे चारों कॉर्नर में यहाँ पे स्टिक लगाया हुआ है, ठीक है। आप सेलो टेप जिसको समझते हो, सेलो टेप लगाया हुआ है चारों साइड में, ठीक है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ड्राइंग शीट फिर कभी भी हिलेगा नहीं, वहीं पे फिक्स हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ड्राइंग शीट को भी हमें फिक्स करना है और हमें ये मिनी ड्राफ्टर को भी फिक्स करना है। तो ड्राइंग शीट को हम सेलो टेप से चारों कॉर्नर पे फिक्स कर देंगे, जिससे कि ड्राइंग शीट बिल्कुल मूव नहीं करेगी। और अपना ड्राफ्टर जो है लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे फिक्स करेंगे और फिर इसके बाद ही इसको ड्रॉ करने में सहूलियत होगी। फिर है क्लैंपिंग मिनी ड्राफ्टर। क्लैंपिंग वही चीजें चल रही है, ठीक है। प्लेस द ड्राइंग शीट underneath the scales of the mini drafter, एक ही चीज है। fix the drawing sheet to the drawing board with the scale of the mini drafter aligned either with vertical or horizontal border line of the drawing sheet। वही सेम चीज बोल रहा है कि आप एक बार फिक्स कर दोगे, उसके बाद आप इजिली वर्टिकली उसको मूव करना है तो वर्टिकली मूव करो, हॉरिजेंटली मूव करना है तो हॉरिजेंटली मूव करके जो भी बॉर्ड, मतलब अल्टीमेटली वर्टिकल मूवमेंट भी इजिली होगा और हॉरिजेंटल भी मूवमेंट भी होगा। कहाँ तक होगा? बॉर्डर लाइन तक उसको पहुंचाया जा सकता है अप एंड डाउन के फॉर्म में, क्योंकि वो फिक्स होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये दूसरा टूल जैसा मैंने बताया था कि ये टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का जो यूज होता है मेनली 90 डिग्रीज एंगल के लिए करते हैं, ठीक है। ये लकड़ी का है और ये हम लोग ऑलरेडी, आपको पता है, ये मैनुअल वर्क के लिए ही ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके ऑलरेडी 10th-12th में आपने रखा होगा, ठीक है। देखा भी होगा कि इस साइज के ये होते हैं, जैसे चांदा हुआ, ठीक है। इस तरह की ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम कर्व वगैरह ड्रॉ कर देते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी है ना। तो ये है। और इधर आप देख सकते हैं, देखिए, ये आप देखोगे तो ये ड्राइंग शीट की को होल्ड करने के लिए ये पिन है ना। मैंने जैसे अभी पिछली स्लाइड में बताया था पिन क्या होता है, तो ये पिन है, ठीक है। जिससे आप ड्राइंग शीट को, अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप इस पिन के बेसिस पे उसको होल्ड कर सकते हैं। फिर ये आपके ड्राइंग शीट के कुछ साइज हैं, जैसे कि बोर्ड के साइज थे, ड्राइंग बोर्ड के साइज थे, वैसे ही A0, A2, A3, A2, A3, A4, ठीक है। तो ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज आपके एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछता है, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज के बारे में बताइए, कितनी कितनी साइज होती है, ठीक है। तो आपको ये साइज आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे जनरली फ्रिक्वेंटली आज की डेट में प्रिंटर्स वगैरह में A4 साइज यूज किया जा रहा है ना। तो ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड की बात तब करते हैं जब हम ड्राइंग की बात कर रहे होते हैं। तो ट्रिम्ड में 210 × 297 mm होता है और अनट्रिम्ड में 240 से 330 होता है, 240 × 330 तक होता है, ठीक है। A0 साइज बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। उससे छोटी 594 × 841 हो गया, 625 × 880 हुआ, ठीक है। तो ये साइज है जिसको आप समझ सकते हो अलग अलग तरीके से। अगर A4 साइज को अगर लेफ्ट से राइट उसको खोल दिया जाए तो वही साइज A4 वाली साइज A3 हो जाती है। और A3 को एक बार और अगर उसका सिमेट्रिकल ओपनिंग कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिकल ओपनिंग करने की वजह से वो A2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही सिमेट्रिकल ओपनिंग करते जाइए और ये आपकी साइज को इंक्रीज करता जाएगा। तो उस तरीके भी से भी आप समझ सकते हो कि A4 शीट को अगर लेफ्ट से साइड अगर पलट देते हैं तो जो साइज फिर से बन के बड़ी हो जाती है तो वही हमारी E3 हो जाती है। तो वैसे भी याद रख सकते हैं। फिर लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। वही एक ही बात हो रही है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड पैरामीटर को अरेंज कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड तरीके से,
इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर आर इंक्लूडेड, जो कि उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ, कोई फीचर्स हुआ उसमें ऐड करोगे, क्योंकि ड्राइंग कर जो साइट पे जो भी कोई काम होगा तो बहुत सारे इंजीनियर, सुपरवाइजर, लेबर टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे ड्राइंग को एक्सप्लेन कर दिया और वही पर्सन या फिर वही इंजीनियर या फिर वही जेई पूरे कंप्लीट होने तक सेम ही मैन पावर वहाँ पे अवेलेबल हो। बहुत बार ऐसा होता है इमरजेंसी या फिर किसी वजह से चेंज भी होता है मैन पावर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि सारे फीचर्स स्टैंडर्ड तरीके से उस ड्राइंग के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो फिर कोई भी प्रोग्रेस जो हो रहा होता है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई दूसरा भी आता है तो उसको टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर उसमें ऑलरेडी कहाँ मिलेगा, उस ड्राइंग में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार उसको कम्युनिकेट करना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए ड्राइंग शीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम किसी काम को प्रोग्रेसली फॉलो करते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट क्विक रीडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर, ऑलरेडी वही बात है जो मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, क्योंकि फास्ट वर्क होगा। ड्राइंग आर प्रिपेयर एट वेरियस लोकेशन एंड शेयर, आप बना सकते हैं, ठीक है, इजीली उसको सेंड कर सकते हैं। बनाने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स किसी को भी दे सकते हैं, इजीली अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, और अगर इंजीनियर है तो उसको इजीली समझ भी पाएगा, फिर वो सुपरवाइजर को समझा देगा। ठीक है, नाउ ग्रिड अलोंग द वर्टिकल एज जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो ग्रिड जो होते हैं और अलोंग द हॉरिजॉन्टल एज में वो न्यूमेरिकली लिखे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और ये साइज के बारे में बात हो रही है। लेंथ ऑफ द ग्रिड जो होती है 25 mm से छोटा, ठीक है, और 25 mm तक जाता है, आगे देखेंगे इस चीज़ को। अ, तो ये जो होता है नंबरिंग एंड लेटरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द शीट अपोजिट टू द टाइटल बॉक्स एंड आर रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हो ये टाइटल बॉक्स के बारे में है, जो नंबरिंग और लेटर को स्टार्ट करता है। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द सीट अपोजिट टू द टाइटल बॉक्स। आप देखोगे हर शीट के कॉर्नर में टाइटल बॉक्स होता है, जिसमें नंबरिंग भी होता है, लेटर्स भी होते हैं। तो जो नंबर होते हैं वो उसके डायमेंशन के बारे में बता रहे होते हैं, और लेटर्स जो होते हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन को भी बताते हैं कि कौन सा, सपोज अगर हमें कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है तो सबसे पहले लेआउट प्लान का ड्राइंग बनेगा, फिर उसके बाद डिटेलिंग बनेगा, फिर उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल का ड्राइंग बनेगा। तो ये सारे ड्राइंग के ही बेसिस पे वर्क को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और आगे देखते हैं। ग्रिड रेफरेंस सिस्टम वही है कि फॉर ऑल साइज ऑफ ड्राइंग शीट फॉर इजी लोकेशन ऑफ ड्राइंग विद इन द फ्रेम। एक ही चीज हुआ कि जो भी साइज ऑफ ड्राइंग है वो इजीली उस चीज को समझने के लिए विद द फ्रेम। ठीक है, now length and the width of the frame are divided into even number of the division. Number of division for a particular sheet depend on the complexity of the drawing, which is not to be followed in this course. ठीक है, टाइटल बॉक्स जैसा मैंने बताया था, तो टाइटल बॉक्स का ये बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है। ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर में मैंने बताया था, उसका ये स्टैंडर्ड साइज है 185 mm टू 65 mm तक। ठीक है, इसको हम दो जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन जोन पहला होता है, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ड्राइंग टाइटल्स होता है। ठीक है, लीगल ऑनर कौन है उस ड्राइंग का, ठीक है, लीगल फर्म का नाम जो होता है, कंपनी का नेम होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर। फिर दूसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जोन, जिसके अंदर इंडिकेटिव आइटम्स होते हैं, जैसे सिंबल हुआ, ठीक है, प्रोजेक्शन हुआ, मेन स्केल ऑफ द ड्राइंग हुआ, टेक्निकल आइटम हुआ। तो ये आपका ड्राइंग के अंदर होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।